अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से पहले हम प्रिंसिपल्स ऑफ रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर आपने दो एंड होस्ट के दरमियान रिलायबली डाटा ट्रांसफ़र करवाना है तो वो किस तरह करवाया जा सकता है। तो आज हम टीसीपी के बारे में पढ़ेंगे कि टीसीपी पे डिफरेंट जो है ना पार्ट्स क्या क्या है और उसमें क्या क्या हो रहा होता है। ठीक है, उसमें हम सेगमेंट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि टीसीपी का जो सेगमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और टीसीपी किस तरह रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, उसमें फ्लो कंट्रोल कैसे होता है और कनेक्शन मैनेजमेंट कैसे होती है। अभी हम टीसीपी का ओवरव्यू करते हैं। टीसीपी में क्या होता है कि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट एक ये प्रोटोकॉल है और इसमें सिर्फ एक ही सेंडर होगा और एक ही रिसीवर होगा। अगर आपके पास बहुत सारे रिसीवर्स हैं और एक सेंडर है और आप उनमें कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप टीसीपी का प्रोटोकॉल यूज़ नहीं कर सकते। इसको मल्टीकास्टिंग वैसे कहते हैं। मल्टीकास्टिंग में क्या होता है, एक सेंडर होता है और बहुत सारे रिसीवर्स होते हैं, तो मल्टीकास्टिंग टीसीपी से नहीं हो सकती। इसके बाद आपके पास है रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपके पास टीसीपी इन ऑर्डर बाइट स्ट्रीम इसमें होती है। इन ऑर्डर बाइट स्ट्रीम का मतलब ये है कि अगर आपके पास डाटा ऑर्डर फॉर्म में नहीं पहुंचा रिसीवर के पास तो रिसीवर क्या करेगा, उसको खुद अरेंज कर लेगा और अरेंज करने के बाद वो एप्लीकेशन लेकर वो डाटा देगा। और अगर रिलायबल होने का क्या मतलब है, अगर डाटा मिस हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है, आपके पैकेट्स राउटर्स में लॉस हो जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रीट्रांसमिशन सेंटर से करवा लेगा। तो ये एक स्टेट जो है ना, सेंडर भी एक स्टेट मैनेज कर रहा होता है और आपका रिसीवर भी एक स्टेट मैनेज कर रहा होता है और ये देख रहा होता है कि मेरे पास कौन कौन से पैकेट्स जो है ना पहुंच गए हैं और कौन कौन से भी पहुंचे नहीं हैं। तो वो जो पहुंचे नहीं होते उनका एक टाइम तक वेट करता है। ठीक है, क्योंकि सेंडर भी जो है ना टाइमर उसने लगाया होता है, तो वो देख रहा होता है कि अगर एक टाइम के बाद कोई पैकेट नहीं पहुंचा, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो उसको रीट्रांसमिट करवा देता है। तो टाइमर आउट होने से पहले भी ना सम टाइम आपके पास रीट्रांसमिशन हो जाती है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है वो आज के हम लेक्चर में देखेंगे। उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपका अभी टाइमर जो है ना वो टाइम आउट नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपका जो डाटा है वो रीट्रांसमिट हो गया, तो उसके लिए कंडीशन हम पढ़ेंगे। आपका जो डाटा होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, तो दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। ये नहीं है कि अगर जो सेंडर से डाटा जा रहा है रिसीवर पे उसके लिए सेपरेट कनेक्शन है और जो वापस रिसीवर से सेंडर पे आ रहा है उसके लिए कनेक्शन सेपरेट, ऐसे नहीं होता। एक ही कनेक्शन में आपके पास दोनों तरफ डाटा जा रहा होता है। उसके बाद आता है आपके पास मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मैक्सिमम सेगमेंट साइज का मतलब ये है कि एप्लीकेशन लेयर कितना क्योंकि एप्लीकेशन लेयर से डाटा आ रहा है ना और वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, उसको चंक्स में डिवाइड कर देती है। तो चंक्स में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप उसने देखने में कितना बड़ा पैकेट बना सकती है। तो जो एमएमएस होगा ना ये डिफाइन करेगा वो पैकेट कितना बड़ा बन सकता है। और वो ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे डिसाइड करेगी उसने कितना मैक्सिमम साइज़ का बनाना है, पैकेट बनाना है, जिसको हम सेगमेंट कहते हैं। वो आपकी जो फिजिकल मीडियम होगा जो भी लगा होगा वो डिफाइन कर रहा होगा। तो डिफरेंट फिजिकल मीडिया के लिए आपके पास डिफरेंट सेगमेंट साइज हो सकते हैं। आमतौर पर क्योंकि हम ईथरनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो ईथरनेट के केस में आपके पास जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज होता है ना वो 1460 बाइट्स है। ठीक है, तो इतना साइज़ का एक पैकेट बनाएगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर और उसको फिर नेटवर्क लेयर को दे देगी। और इसमें क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट का हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास दरमियान में कुछ एक्नॉलेजमेंट्स मिस हो जाती हैं और आपके पास एक ऐसी एक्नॉलेजमेंट आती है जिसका सीक्वेंस नंबर पहली वाली से हायर है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो सारी पैकेट वहाँ तक पहुँच गए, उस सीक्वेंस नंबर तक सारे पैकेट्स पहुँच गए। और उसके बाद टीसीपी में पाइपलाइनिंग होती है। पाइपलाइनिंग का मतलब ये है कि आपके पास एक पैकेट सेंड करने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट नहीं किया जाता। आप बहुत सारे पैकेट जो है ना एक साथ सेंड कर देते हैं और उसके बाद उनकी एक्नॉलेजमेंट्स का वेट करते हैं। तो इसको हमने मज़ीद अभी डिटेल में पढ़ना है कि पाइपलाइनिंग में ये नहीं है कि आप रैंडमली पैकेट सेंड करते रहें, आप 20 सेंड कर दें, 30 सेंड कर दें या 1000 सेंड कर दें, ऐसे नहीं होगा। एक इसके लिए भी एक सेपरेट एल्गोरिदम है, उसकी बेस पे आप सेंड कर रहे होते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे जब हम टीसीपी कंजेशन फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे ना, तो किस तरह आपने डिसाइड करना है कि कितने पैकेट्स अभी आपने भेजने हैं और कितने पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट अब तक नहीं आ जाएंगी तो आपने अगले पैकेट्स नहीं भेजने। तो उसके लिए भी सेपरेट एक एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद
आता है कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि आप किसी भी दो एंड होस्ट के दरमियान एक किसी भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो उससे पहले आपको एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होता है, आप हैंड शेकिंग करते हैं। हैंड शेकिंग का मतलब ये है कि आप कुछ स्पेसिफिक कंट्रोल मैसेजेस जो है ना वो सेंड कर रहे होते हैं बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो वो जो कंट्रोल मैसेजेस होते हैं वो उससे हम रिसीवर साइड और सेंडर साइड की जो स्टेट है उसको डिफाइन कर रहे होते हैं। उसमें कोई हम हमारे पास मेमोरी है वो एलोकेट कर रहे होते हैं उस कनेक्शन के लिए। और उसमें डिफरेंट जो है ना आपके पास वेरिएबल होते हैं जिनको हम सेट कर रहे होते हैं। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वो ये है कि आपने कितना बफर रखना है सेंटर साइड पे और कितना बफर आपने रखना है रिसीवर साइड पे। और वो जो बफर होता है उसमें क्या हो रहा होता है, आपके पास एप्लीकेशन लेयर से डाटा जब सेंटर के पास आएगा तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसने मेमोरी रिजर्व की होगी उसमें वो रखता जाएगा। इसी तरह रिसीवर साइड पे उसने बफर एक रिजर्व किया होगा और जो भी डाटा आप नेटवर्क लेयर से आ रहा है वो उसमें रखता जा रहा है। तो इस तरह दोनों साइड पे ये कुछ मेमोरी जो एलोकेट हो जाती है हर एक टीसीपी कनेक्शन के लिए। उसके बाद इसमें फ़्लो कंट्रोल होता है। फ़्लो कंट्रोल में क्या होता है कि सेंडर ये नहीं करता कि डाटा बस भेजा जाता है विदाउट एनी लिमिटेशन। ऐसे नहीं होता कि रिसीवर का बफर अभी बहुत कम था लेकिन सेंडर ने उसको इतना ज़्यादा डाटा भेज दिया कि उसके रिसीवर में इतनी जगह नहीं थी और उसके बाद पैकेट जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो गए। तो ऐसे नहीं होता। जो सेंडर है वो रिसीवर के बफर को रियल टाइम जो है ना वो मॉनिटर कर रहा था। वो रियल टाइम कैसे मॉनिटर कर रहा होता है, वो जो उसकी एक्नॉलेजमेंट आ रही होती है ना रिसीवर से वहाँ उस पे उसमें ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि इस वक्त रिसीवर साइड पे जो बफर है वो कितना फुल है, उसमें जगह है या नहीं है। तो अगर जगह होगी तो सेंडर और पैकेट सेंड कर देगा, अगर जगह नहीं होगी तो सेंडर अपना जो रेट है सेंडिंग रेट है उसको कम कर देगा। तो ये कैसे करेगा इस पर अभी आप टेंशन ना लें। इस पर हमने अभी मज़ीद जो है ना जब फ्लो कंट्रोल हम पढ़ेंगे उसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे ये सारा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसका सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं कि टीसीपी के प्रोटोकॉल में क्या होता है। ये आपके पास एक टीसीपी का जो सेगमेंट होगा ना उसका हम अभी देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन उसमें होगी ना वो सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होंगे। 16 बिट का सोर्स पोर्ट नंबर होगा और 16 बिट का ही डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर की इंफॉर्मेशन उसमें होगी। उसके बाद उसमें सीक्वेंस नंबर होगा 32 बिट का और एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा 32 बिट का। और ये इधर कुछ फ्लैग्स होते हैं, ये जो फ्लैग्स हैं ये 1 बिट के फ्लैग्स हैं। तो ये एक्नॉलेजमेंट वाला फ्लैग है, अगर ये पैकेट जा रहा होगा और एक्नॉलेजमेंट का होगा रिसीवर से सेंडर तो ये जो फ्लैग है ये 1 होगा। ठीक है, अगर कोई पैकेट जा रहा है फ्राम सेंडर टू रिसीवर तो ये जो फ्लैग होगा ये 0 होगा। तो 0 का मतलब ये है कि एक डाटा पैकेट है, ये एक्नॉलेजमेंट नहीं है। उसके बाद इधर एप्लीकेशन लेयर का डाटा होगा, जो भी एप्लीकेशन लेयर ने इसमें सेंड किया हुआ है तो वो डाटा इस जगह पे होगा। उसके बाद आपने चेकसम इंक्लूड करना है। चेकसम जो होता है वो 16 बिट का होता है। ठीक है, उसके बाद ये टीसीपी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे हम ये यूज़ नहीं करते, ये स्पेसिफिक सिनेरियोज में यूज़ की जाती है। अगर आपने हाई स्पीड नेटवर्क एक डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे डाटा सेंटर टू डाटा सेंटर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो वहाँ पे ये ऑप्शंस यूज़ होंगी। उसके बाद आपको इधर हेडर लेंथ आती है। हेडर लेंथ में ये इसकी फील्ड इधर क्यों है, क्योंकि जो टीसीपी का जो हेडर है वो वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, इसलिए इसमें ये हेडर लेंथ की फील्ड आती है। तो ऑप्शन क्योंकि समटाइम इंक्लूड होती हैं समटाइम नहीं होती, तो हम क्योंकि यूज़ नहीं करते जो नॉर्मल यूज़र्स हैं तो इसलिए हम कहते हैं कि जो टीसीपी का जो हेडर होता है वो 20 बाइट का होता है। ठीक है, कोई भी अगर आपसे पूछता है तो आपने यही बताना है कि 20 बाइट का टीसीपी का हेडर होता है। ये बहुत एक जो है ना फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि टीसीपी का हेडर साइज़ क्या है और यूडीपी का हेडर साइज़ क्या है। तो यूडीपी का हेडर साइज़ 12 बाइट है और टीसीपी का जो हेडर साइज़ है वो 20 बाइट्स का होता है। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग्स RST, ये कनेक्शन की एस्टेब्लिशमेंट के दौरान इस्तेमाल होते हैं। तो इसको हम जब कनेक्शन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये जो फ्लैग्स हैं ये किस तरह यूज़ हो रही होती हैं। जब आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है ना उसके दरमियान दौरान हम इनको
सेट कर रहे होते हैं। जब भी आपने एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो उसमें फर्स्ट पैकेट जो होगा वो उसमें ये वाला फ्लैग हम वन कर देंगे, ठीक है। अगर आपने कनेक्शन को रीसेट उसकी स्टेट्स को करना है तो उसको वन कर देंगे। अगर आपने उसको टर्मिनेट करना है तो ये फ्लैग वन हो जाएगा। तो मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि टीसीपी के सेगमेंट में जा रही होती है, रिसीव विंडो। तो जो आपका फ्लो कंट्रोल हो रहा होता है, फ्लो कंट्रोल में क्या हम करते हैं, हम रिसीवर को इतने ज़्यादा पैकेट्स नहीं हमने भेजने होते हैं कि उसका बफर जो है ना फुल हो जाए, उसके बाद उसके पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो जाए। तो रिसीवर हमें क्या कर रहा होता है, साथ साथ हमें इस फील्ड में इंफॉर्मेशन भेज रहा होता है कि अभी मेरी जो रिसीवर की जो विंडो है ना वो इतनी है, ठीक है। तो ये हमें फीडबैक दे रहा होता है अपने टीसीपी सेगमेंट की हेडर में ही। रिसीवर हमें जब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन भी डाल के भेजेगा कि मेरे पास अभी इतना मैं डाटा रिसीव कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से फिर सेंडर जो होगा उसको डाटा सेंड करेगा। उसके बाद इधर कंजेशन की नोटिफिकेशन की फ्लैग दें। अगर आपको नेटवर्क में कोई कंजेशन हो रही है तो ये फ्लैग आप सेट कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस नंबर है ये किस तरह टीसीपी में लगाए जाते हैं। टीसीपी में ना आपको कहा जाता है कि अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि टीसीपी कंसीडर डाटा एज अ बाइट स्ट्रीम, ठीक है। तो आपके पास जो भी डाटा आ रहा होता है वो उसको कंसीडर करता है कि मेरे पास कुछ बाइट्स आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट सेगमेंट होता है ना, लेट से आपने डाटा सेंड करना है, आपके पास 1000 बाइट्स हैं, ठीक है, और आप 100 बाइट का सेगमेंट बना रहे हैं। तो जो फर्स्ट सीक्वेंस नंबर आपने डाला है ना वो आप ज़ीरो डालेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप का ये इसमें जो डाटा है वो 0 से 100 बाइट का है। उसके बाद जो सेकंड सीक्वेंस नंबर होगा वो आप 2 नहीं डालेंगे, ठीक है। 2 नहीं डालेंगे, आप उसमें डालेंगे 100 का मतलब ये है कि पहला जो पैकेट था उसमें 0 से 100 बाइट चलेंगे, और जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर हम डाल रहे हैं अगले पैकेट में उसमें 100 जब हम लिखेंगे इसका मतलब ये है कि 100 से 200 बाइट का जो डाटा है इस पैकेट में जाएगा। उसके बाद जो थर्ड पैकेट होगा उसमें जो सीक्वेंस नंबर होगा वो 300 होगा। तो इसमें जो सीक्वेंस नंबर होता है ये बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है टीसीपी में। तो इसको बड़ी अच्छी डिटेल जो है ना तरह लिखा हुआ है बुक में, इसको आप रीड करें। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप उसको फिर डिस्कस करें। तो इसमें सीक्वेंस नंबर होगा, ये आपने अगर आपने नेक्स्ट पैकेज सेंड करना है तो इसका जो भी सीक्वेंस नंबर होगा वो इसमें लिखा जाएगा और उसके बाद पैकेट सेंड हो जाएगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जो होती है ना, एक्नॉलेजमेंट में क्या जा रहा होता है, एक्नॉलेजमेंट में जो रिसीवर है ना वो जो नंबर डाल के भेजेगा उसका मतलब होगा कि नेक्स्ट मैं ये सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सेंडर से ये कह रहा होगा, ठीक है। और उसमें ये जो फील्ड है, ए वाली फील्ड है, इसको 1 कर देगा और उसमें एक कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट होगी। तो अब अगर आप हम देखेंगे रिसीवर किस तरह आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट को हैंडल करता है, तो टीसीपी की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, या उसका जो आपके पास प्रोटोकॉल है, जो उसकी आरएफसी है, इसके बारे में कुछ नहीं कहती। तो ये कहते हैं टीसीपी की आरएफसी कहती है कि ये जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा होगा ना टीसीपी को, ये उस पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरह हैंडल करता है। कि अगर आपके आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स आ रहे हैं तो आपने उसको किस तरह इन ऑर्डर फॉर्म में लेके आना है। ये जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा होगा टीसीपी के उस पर ये इसने खुद कर ले, ठीक है। तो टीसीपी इसके लिए कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम जो है ना, हाँ, जो उसकी आरएफसी है वो नहीं बताती। अब हम आते हैं कि अच्छा आपके पास जो टीसीपी में राउंड ट्रिप टाइम है वो कैसे कैलकुलेट होता है और टाइम आउट कैसे होते हैं। तो इससे पहले हम कह रहे थे कि टाइमर होगा और उसका टाइम आउट जब तक हो जाएगा और उसके बाद पैकेट रिट्रांसमिट हो जाएगा। तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि अच्छा जो टाइम आउट है ये होगा कब, इसकी वैल्यू आपने सेट कब करनी है, कितना वेट करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या हमारे पास ऑप्शन हैं। अगर आपका जो आर है, हम कहते हैं कि आर जो भी है तो उससे आप ज़्यादा रख लें। राउंड ट्रिप टाइम आर को कहते हैं। ये टाइम क्या होता है, सेंडर से रिसीवर तक पैकेट के जाने में और वापस आने में कितना टाइम लगता है वो आर होता है। तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा रख लें। अगर आपका आर जो है ना वो
400 मिली सेकेंड है तो आप वो 450 मिली सेकेंड रख लें, एक ही हमारे पास ये ऑप्शन है। ऐसे आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो टाइम आउट का जो वेरिएबल उसमें एक फिक्स वैल्यू सेट करनी है, जबकि आपका जो राउंड ट्रिप टाइम है वो वेरी कर रहा होता है, कभी आपको कम मिल रहा होता है, कभी ज़्यादा मिल रहा होता है, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है उसमें वेरिएबल ट्रैफिक है, तो ये कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कम रख देंगे, आपका ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो प्री मेच्योर टाइम आउट हो जाएगा। प्री मेच्योर टाइम आउट होने का मतलब ये है कि आपके पास अभी डाटा जो है ना वो जा रहा था, ठीक है, उसका ऑलरेडी वो ज़्यादा था, आपके नेटवर्क में कंजेशन ज़्यादा थी, तो आपको जल्दी रिट्रांसमिशन हो जाएगी। तो जल्दी रिट्रांसमिशन होने से क्या होगा कि आपके पास अननेसेसरी रिट्रांसमिशन होगी। अभी आपको वेट करना चाहिए था, लेकिन आपने पहले ही उसको रिट्रांसमिट कर दिया, तो आपके नेटवर्क में अननेसेसरी डाटा चला जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रख देते हैं तो इसका मतलब ये कि अगर आपका एक सेगमेंट लॉस हो गया तो वो बड़ी देर के बाद दोबारा रिसीवर के पास जाएगा, क्योंकि रिसीवर क्या कर रहा होता है, जब भी उसके पास ऑर्डर फॉर्म में सारा डाटा नहीं पहुंच जाएगा उसके पास, तो वो अगर एप्लीकेशन लेयर को देगा ही नहीं। अगर आप वेट कर रहे हैं हो सकता है वो सेगमेंट जो है ना रिसीवर के पास पहुंच जाए, और रिसीवर जो है ना वो बैठा हुआ है कि मेरे पास जो सारे पैकेट जब तक आ नहीं जाएंगे मैं एप्लीकेशन लेयर को नहीं दूंगा। तो ये ऐसे ही है, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब सर्वर से एक आपके पास कुछ एक वीडियो के सेगमेंट्स आ रहे हैं और दरमियान में एक क्लास हो जाता है, और वो उसका जो है ना टाइमर जो है ना उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देता है यूट्यूब का सर्वर। आपके कंप्यूटर में वो डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो ट्रांसपोर्ट ले रहा है वो एप्लीकेशन लेयर को नहीं दे रही, वो वेट कर रही है मेरे पास वो पैकेट आ जाए तो मैं तब उसको, क्योंकि उसने उनको ऑर्डर फॉर्म में करना होता है और उसके बाद उसको एप्लीकेशन लेयर को देना होता है। तो इससे क्या होगा, आपके जो कनेक्शन होगा वो स्लो हो जाएगा, और आपका जो रिएक्शन टू सेगमेंट लॉस है वो बड़ा स्लो हो जाएगा, और आपकी जो रिट्रांसमिशन होगी वो बड़ी देर के बाद होगी, जबकि आप जल्दी कर सकते थे। तो अब हम चाहते हैं कि अगर अभी हम कह रहे हैं कि नेटवर्क की जो कंडीशन है वो वेरिएबल है, कभी नेटवर्क में ज़्यादा कंजेशन हो रही है और कभी कम हो रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो टाइमर है ना उसका जो टाइम आउट है ना वो भी किसी तरह वेरिएबल हो जाए। जिस तरह की नेटवर्क की कंडीशन है, अगर नेटवर्क में की जो कंडीशन है उसमें कंजेशन ज़्यादा है, बहुत सारी ट्रैफिक है ना, तो आपकी जो टाइम आउट की वैल्यू है वो बढ़ जाए। अगर आपके पास नेटवर्क में ट्रैफिक कम है और आपका ऑलरेडी कम हो रहा है, तो आपका जो टाइमर भी है ना उसका जो टाइम आउट है वो कम हो जाए। तो इस तरह का हम एक सिनेरियो चाह रहे हैं कि इस तरह किसी तरह हो जाए, तो वो हम अभी देखते हैं वो किस तरह हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आपके पास ये एक वेरिएबल होता है सैम्पल आर। तो इसमें लिखा है मेजर टाइम फ्रॉम सेगमेंट ट्रांसमिशन अनटिल एक्नॉलेजमेंट रिसीव। तो आप क्या करते हैं, आप जब भी एक पैकेट सेंड करते हैं ना, कोई भी जो सेंडर का पैकेट सेंड करेगा और उसके बाद जो भी पैकेट उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट जब तक आ जाएगी तो उसको टाइम नोट कर लेगा और उसको इस वेरिएबल में उसकी वैल्यू सेट कर लेगा। फॉर एग्जांपल उसने जब पैकेट उसने सेंड किया था उसने वो टाइम नोट किया, और उसके बाद क्योंकि एक्नॉलेजमेंट हर एक पैकेट की आनी है, और एक्नॉलेजमेंट जो ही उसके पास आई उसने वो टाइम नोट कर लिया और देख लिया कितने टाइम के बाद ये आई है। और आपका जो है सैम्पल आर की जो वैल्यू है, ठीक है, ये वेरी करेगी। क्योंकि आपके पास वो आप बहुत सारे पैकेट सेंड कर रहे हैं, तो हर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट आ रही है, वो आप उसका टाइम नोट करते जा रहे हैं। तो ये इसमें बड़ी ना अब्रप्ट चेंजेस होंगी, तो आप इसको स्मूथ करना चाहते हैं, तो इसकी आप क्या करेंगे, आप उसकी एवरेज लेंगे। तो आप एवरेज किस तरह ले सकते हैं, इसको हम स्मूथ कर रहे होते हैं, और हम इसकी एवरेज कैसे फाइंड कर रहे होते हैं, हम एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज के थ्रू इसको स्मूथ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, आपको जो सैम्पल आर होता है ये इसको अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और आपके पास एस्टिमेटेड आर होता है उसको 1 माइनस अल्फ़ा के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो पॉस्ट सैंपल होते हैं उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है ना वो डिक्रीज कर रहा था। तो टिपिकली जो वैल्यू अल्फ़ा की होती है वो 1.25 होती है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है आपके पास ये वाली ये चेंजिंग आ रही थी, ये सैम्पल आरटीटी था जो आपका सेंडर मेजर कर रहा था। उसके बाद उसने एस्टिमेटेड आरटीटी फाइंड किया इस फार्मूले के थ्रू, तो ये एक स्मूथ वैल्यू जो है ना आ गई। अब हमने क्या करना है,
टाइम आउट का इंटरवल हमने सेट करना है, तो हम सिर्फ ये वैल्यू नहीं लेंगे एस्टिमेटेड आरटीटी, हम उसमें एक सेफ्टी मार्जिन भी इंक्लूड करेंगे। तो जो टाइम आउट इंटरवल की जो वैल्यू होगी ना, उसमें एस्टिमेटेड आरटीटी प्लस हम जो आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना आरटीटी में, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, और जो भी वैल्यू आती है वो आपके पास टाइमर के लिए आप टाइम आउट की वैल्यू सेट कर देते हैं। तो इतने टाइम के बाद अगर आपका पैकेट नहीं पहुंचता तो वो रीट्रांसमिट हो जाएगा, और आपको ये वैल्यू भी चेंज हो रही होगी, नेटवर्क कंडीशन अगर आपकी चेंज हो रही है तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, और ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और आपका टाइम आउट का इंटरवल भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आपके पास नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है तो ये टाइम आउट का इंटरवल बढ़ता जाएगा, अगर ट्रैफिक कम हो रही है, कंजेशन कम है, तो टाइम आउट का इंटरवल जो है ना वो कम होता जाएगा, और आपकी नेटवर्क की कंडीशन के साथ ये इंटरलिंक अब हो गया। तो अगर आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है कि ये कैसे आती है, ठीक है, ये डेविएशन आप कैसे निकाल लें, तो उसके लिए एक फार्मूला है, टिपिकली जो है ना बीटा होगा वो 0.25 होगा। अभी हम डिफरेंट सिनेरियोज देखते हैं आपके पास जो रीट्रांसमिशन होती हैं वो किन किन सिनेरियोज में कैसे हो सकती हैं। तो ये आपके पास एक पैकेट उसने सेंड की है जिसका सीक्वेंस नंबर 92 था, ठीक है, जो पहला पैकेट नहीं था, इसमें पहले पैकेट भी ट्रांसमिट हो रहे थे, ठीक है, दरमियान में हमने एक सिनेरियो लिया है कि इस तरह हो सकता है। तो उसमें 8 बाइट से, तो एक्नॉलेजमेंट जो सेंड कर रहा होता है ना आपका रिसीवर, वो जो भी सीक्वेंस नंबर होता है और उसके बाद देखते हैं कितने बाइट्स का उसमें डाटा था और उसमें वो ऐड कर देता है। तो 92 + 8 100, तो 100 इसने एक्नॉलेजमेंट के नंबर में लगा के भेज दिया, और ये लॉस होगी, एक्नॉलेजमेंट लॉस होगी। तो इसका एक टाइम आएगा, टाइम आउट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो पैकेट है दोबारा रीट्रांसमिट होगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, तो रिसीवर को पता चल जाएगा ये पैकेट पहुंच गया। अब दूसरा सिनेरियो आपके पास ये है कि प्री मेच्योर टाइम आउट। प्री मेच्योर टाइम आउट का मतलब ये है कि सेंडर ने 2 पैकेट भेजे, एक में 92 सीक्वेंस लगा के भेजा उसमें 8 बाइट से, और उसके बाद 100 सीक्वेंस नंबर का एक पैकेट भेजा उसमें 20 बाइट से। तो जो पहले पैकेट की एक्नॉलेजमेंट है उसमें 100 लगा के वो भेजेगा, तो 100 किस तरह लगा के भेजे थे, 92 + 8 किया तो उसमें 100 आ गया। अब इसमें 120 क्यों लगा के भेज रहा है, इसमें 100 + 20 करेगा तो ये 120 नंबर लगा के भेजेगा। अब इसमें क्या हुआ था, आपका जो टाइम आउट हो गया था ना वो जल्दी हो गया था, ठीक है, लेकिन एक्नॉलेजमेंट लेट पहुंची। अब ये देखें इसके बाद एक्नॉलेजमेंट जो है ना 100 वाली भी आ गई और 120 वाली भी आ गई है। तो ये जब इसके पास ये पैकेट गया है तो उसको एक्नॉलेजमेंट कौन सी भेजनी चाहिए थी, 100 वाली, लेकिन ये 120 वाली भेजेगा। तो 120 वाली क्यों भेज रहा है, क्योंकि जो टीसीपी है वो क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट उसमें होती है। तो 120 भेजने का मतलब ये है कि मेरे पास 100 वाला भी पहुंच गया और 120 वाला भी मेरे पास है, उसको दोबारा रीट्रांसमिट ना करना, ये सेंटर को कह रहे हैं। तो ये देखें इसमें हम कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का देखते हैं क्या इसमें इफेक्ट होता है। तो ये आपके पास 2 पैकेट गए थे, उसमें पहली एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई थी लेकिन दूसरी पहुंच गई, तो सेंटर ने रीट्रांसमिट नहीं किया, ये पैकेट जो है ना रीट्रांसमिट नहीं किया, ये वाला पहले वाला, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, उसे नहीं पता था, लेकिन अगली एक्नॉलेजमेंट आ गई तो उससे उसको आइडिया हो गया कि मुझे रिसीवर तब भी ये एक्नॉलेज कर रहा है, उससे उससे पहले वाला पैकेट उसके पास पहुंच गया, तो उसने अगला पैकेट भेज दिया। इसके बाद टीसीपी में ना एक फास्ट रीट्रांसमिट का कंसेप्ट आता है जो कि आपको पता होना चाहिए, ये किसी भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपने कुछ पैकेट्स भेजे हैं, ठीक है, सेंडर ने, और दरमियान में ये जो पैकेट है ना ये लॉस हो गया। अब जो आपका टाइम आउट है इधर शो किया गया इतना है, जब तक इतना टाइम नहीं होगा आपका पैकेट रीट्रांसमिट नहीं होगा। अब जो है ना जो एक्नॉलेजमेंट आ रही है वो किसकी आ रही है, 100 की आ रही है, इसके बाद 1 आई है, 2 आई है, 3 आई है, 4 आई। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना ये 100 क्यों आ रही है, ये कौन से पैकेट की है, ये इस वाले पैकेट की है, 92 + 8 100। इसकी एक्नॉलेजमेंट होनी थी 120, वो 120 वाली नहीं आ रही, वो क्यों नहीं आ रही कि इसके बाद ये पैकेट पहुंचा ही नहीं है। तो इसने जब ये पहला पैकेट पहुंचा उसने एक्नॉलेजमेंट दे दी 100 की, फिर ये पैकेट पहुंचा, फिर इसने 100 वाली एक्नॉलेजमेंट सेंड की, ये पहुंचा, फिर इसने 100 वाली सेंड की, ये पहुंचा, फिर भी इसने 100 वाली सेंड की, क्योंकि इसमें कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है। तो ये 100 वाली सेंड कर रहा है, जब तक उसको इसकी नहीं मिलेगी अगली ये एक्नॉलेजमेंट सेंड ही नहीं करेगा, ये जो इसको पैकेट नहीं मिलेगा। अब होता क्या है
जब भी आपके पास सेंडर जो होता है ना, उसके पास 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आती हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, वो जो उससे वेरी नेक्स्ट पैकेट होता है ना, उसको रिट्रांसमिट कर देता है। अभी उसका टाइम आउट नहीं हुआ था, टाइम आउट इधर होना था, लेकिन उसने देखा 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आई हैं, उसने उसको रिट्रांसमिट कर दिया। तो इसको हम फास्ट रिट्रांसमिट करते हैं, यानी हमें पता चल गया कि उसके बाद वो पैकेट नहीं पहुंचा, तो हम इसके बजाय कि हम टाइम आउट का वेट करें, हम पहले ही वो पैकेट सेंड कर देते हैं। तो ये जो टीसीपी के प्रोटोकॉल का ये पार्ट है कि ये कि उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि अगर आपको 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं तो आपने पैकेट को रिट्रांसमिट कर देना। तो ऐसे ही आपके कंप्यूटर भी कर रहा होता है, आपको जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है इसमें जो टीसीपी की इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो इस तरह कर रही है।